दोस्तों हमने भौतिक परिवर्तन को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम रासायनिक परिवर्तन को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। देखिए रासायनिक समीकरण, जी रासायनिक समीकरण अगर आपको पढ़ना है तो उसमें दो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। वो कौन सी है? सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसका संगठन होता है, वो भी अपन जानेंगे। यहाँ मैंने लिखा अणुसूत्र और यहाँ लिखा मैंने प्रतीक, बिल्कुल, यानी अणुसूत्र और प्रतीक। तो दोस्तों हम जो पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, और रासायनिक समीकरण पढ़ने के लिए हमें दो बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक, किसी भी पदार्थ का प्रतीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा उसके अणुसूत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को किसी भी रासायनिक समीकरण में पदार्थों को अणुसूत्र एवं उसके प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहां मैं परिभाषा लिख रहा हूं, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में पदार्थों को उसके अणुसूत्र वे प्रतीकों में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। सुनना, हमने यहाँ जो लिखा वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, किसी भी रासायनिक समीकरण में पदार्थों को उसके अणुसूत्र व प्रतीकों में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दोस्तों आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो ये कौन सी समीकरण हो गई? ये एक प्रकार से रासायनिक समीकरण होगी। इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे अब देखिए मैं इसको लिखकर बताता हूं। जैसे मैंने लिखा C+O2, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? हमें CO2 प्राप्त हो गया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो C और O2 है, इसको हम क्रियाकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन क्रियाकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रियाकारक। और जो CO2 हमें मिल रहा है वो उत्पाद कहलाता है, वो नया पदार्थ कहला रहा है, वो हमारे पास में उत्पाद कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण जब भी आप लिखते हो तो उसमें क्रियाकारक के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद नया जो उत्पाद बनेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी होना। जब में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको हमेशा तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है, जिसे हम क्रियाकारक भी कहते हैं या अभिकारक कहते हैं। आप इसका विशेषकर ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है, जिन्हें हम क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। और तीर के निशान के जो दाईं तरफ हमें प्राप्त होता है, जैसे यहाँ CO2 हमें प्राप्त हुआ है, तो ये उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उत्पाद कहलाता है। पहला पॉइंट है वो है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले क्रियाकारक को या अभिकारक को लिखकर बाईं तरफ, उसके बाद तीर का निशान लगाया जाता है। उसके बाद
तीर का निशान लगाया जाता है। उसके बाद तीर का निशान लगाया जाता है और उत्पाद को लिखा जाता है, और उत्पाद को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? उत्पाद को लिखा जाता है। सुनना पहले, यहां मैंने लिखा रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले क्रियाकारक को या अभिकारक को लिखकर बाही तरफ हम तीर का निशान लगाते हैं, और तीर के निशान के बाद हम उत्पाद को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? उत्पाद को लिखते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है क्रियाकारक या अभिकारक एक से अधिक होने पर उनके मध्य धनावेश का चिन्ह लगाया जाता है। उनके मध्य धनावेश का चिन्ह लगाया जाता है। देखो, मैंने क्या लिखा? दूसरा पॉइंट सुनना, क्रियाकारक और अभिकारक यदि एक से अधिक हैं तो उनके मध्य धनावेश का चिन्ह लगाया। जैसे मैंने बोला कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 प्राप्त होता है। बोला था ना मैंने कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 प्राप्त होता है। तो यहाँ कार्बन है C प्लस धनावेश का चिन्ह हमने ले लिया O2, और यहाँ हमारे पास में तीर का निशान लगा दिया और CO2। तो ये हमारे पास में क्रियाकारक था और इससे हमारे पास उत्पाद मिल गया था। रखना पड़ेगा, वो कौन सा याद रखना पड़ेगा वो सुन लिए। देखिए साथियों, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम द्रव्यमान का निर्माण करते हैं और ना ही नष्ट करते हैं, बल्कि क्रियाकारक और उत्पाद में द्रव्यमान की संख्या सदैव समान रहती है। क्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, और ना ही नष्ट होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि परमाणु की संख्या सदैव समान रहती है। दोनों ओर अणुओं की संख्या को घटाकर या बढ़ाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। बिल्कुल, दोनों ओर अणुओं की संख्या को घटाकर या बढ़ाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हम अनुमानित विधि कहते हैं। अनुमानित विधि का मतलब है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसको आप विशेषकर ध्यान रखना कि रासायनिक जो समीकरण है उसको आप समीकरण को संतुलित करो। जैसे अणुओं की संख्या को हम घटा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, समीकरण को हम संतुलित करते हैं, तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड्स कहते हैं, यानी इसको हम अनुमानित विधि के नाम से भी जानते हैं। समीकरण को अगर आप संतुलित करने जा रहे हो ना,
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा और बाकी पदार्थों के परमाणुओं की संख्या को संतुलित कीजिएगा। ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम हमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या को छोड़कर, के अणुओं की संख्या को छोड़कर अन्य परमाणुओं की संख्या संतुलित करनी होगी। अन्य परमाणुओं की संख्या संतुलित करनी होगी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यानी अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाह रहे हो तो आपको पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, उसके अणुओं की संख्या को छोड़कर अन्य परमाणुओं की संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संतुलित करना पड़ेगा। मैंने लिखा C3H8 प्लस O2, ये अपने है ना, इसको आपको संतुलित करना है। तो इसको अपन प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रोपेन, और इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो आपको प्रोपेन और ऑक्सीजन को संतुलित करना है। साथियों, कभी भी अगर आपको संतुलित करना है तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है। देखो भाई, यहाँ पर ये C है और यहाँ पर O2 है, तो आपको पता होगा, जनरली आप एग्जाम्पल में सुनते आते हो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। यानी पहला पॉइंट आपने क्या बना दिया है, प्रोपेन और ऑक्सीजन का संगठन हुआ और इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और इससे आपको जल भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ आपने लिखा जल। इस कैसे करते हैं, देखिए मैंने लिखा C3H8 प्लस O2। अगर मुझे इसे संतुलित करना है तो यहाँ कार्बन 3 है, इसलिए मैं लिखूंगा 3CO2। क्या लिखा मैंने? 3, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है ना भैया, तो अपने पास हो गया 3C। अब O2, अब O2 यहाँ पर देखिए, O2 ऑलरेडी मेरे पास 2 आ गए, तो यहाँ पर 2 आ गए, बट आपने यहाँ 3 लिखा तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया आपके पास। कितना ऑक्सीजन हो गया? 6। बट हमारे पास तो यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, हम इसे फिर संतुलित करने के लिए हमें इसे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हो गया कार्बन की संख्या 3 आ गई, तो यहाँ अब 3 दूनी 6 हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई, बट यहाँ पर तो हमारे पास 2 है। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे, हम हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, तो हम क्या करेंगे आगे यहाँ लिखेंगे 4H2O। क्या लिखा मैंने? 4H2O, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला संगठन नहीं होगा, हाइड्रोजन तो जल के साथ संगठित हो जाएगा, तो हमने लिखा 4H2O। तो अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 8 हो चुकी है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या आपके पास प्लस का 4 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ देखो 4H है ना, 4 और है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 हो चुकी है और यहाँ पर भी 4 हो गए। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर तो हमारे पास 6 है, 2 है, और आपके पास 8 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो चुके हैं। कितना हो चुके? 8 एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो हम इसको अब संतुलित कैसे करेंगे, हमें लिखना होगा C3H8 प्लस 5O2, यानी 5 दूनी 10। अब देखिए साथियों, हमारे पास हो जाएगा 3CO2 प्लस 4H2O। ये देखिए, अब देखिए यहां पर कार्बन 3 है, यहां पर भी आपको 3C कार्बन 3 नजर आ गए। यहां पर हाइड्रोजन 8 है, तो देखिए साथियों 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यानी हाइड्रोजन भी 8 हो गए। यहां पर 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है आपके पास। कितना ऑक्सीजन है? 10। अब 10 में से 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है आपके पास 4, इसके साथ 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारे लिए क्या हो जाती है, ये समीकरण हमारे लिए संतुलित होती हैं। हो गया क्लियर? अब देखिए अपन और कैसे संतुलित कर सकते हैं। कई बार दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी जो समीकरण होती है उसके ब्रैकेट में S लिखा होता है, उसके ब्रैकेट में L लिखा होता है, फिर G लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा C प्लस O2 और इससे मैंने बना लिया है CO2। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ ठोस लिखा होता है, फिर यहाँ पर देखा होगा आपने यहाँ द्रव लिखा होता है, और यहाँ देखा होगा आपने गैस लिखा होता है। ये क्या होता है? ये दोस्तों रासायनिक समीकरण की अवस्था होती है। जैसे यहाँ कार्बन ठोस अवस्था में, यहाँ कार्बन अपने पास कौन सी अवस्था में है, यहाँ कार्बन हमारे पास में ठोस अवस्था में था, ठीक है। यहाँ O2 जो द्रव अवस्था में था, यानी ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन हमारे पास में द्रव अवस्था में है। तो यहाँ लिखा मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में? ऑक्सीजन द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। और इससे संगठित होकर हमारे पास मिला CO2। तो CO2 हमारे पास गैस मिलती है, यानी ये गैसीय अवस्था है। तो ये इसके अवस्था को शो किया जाता है। कभी भी आप देख लेना, अगर इस प्रकार की कोई रिएक्शन होती है जिसमें आपको ब्रैकेट में S लिखा आता है, L लिखा आता है, G लिखा आता है, तो इसका मतलब समझ जाना आपकी रासायनिक परिवर्तन है और उसकी अवस्था को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब अभिकारक व उत्पाद, जब अभिकारक व उत्पाद जलीय अवस्था में हो, जलीय अवस्था में हो, जब अभिकारक व उत्पाद जलीय अवस्था में हो तो समीकरण को दाईं तरफ उत्पाद AQ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? उत्पाद AQ लिखा जाएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। देखिए दोस्तों, ये भी जल द्रव अवस्था में मेरे पास और यह भी द्रव अवस्था में। इससे हमारे पास मिलेगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमें जो मिल रहा है वो कौन सा उत्पाद मिल रहा है? ये हमें AQ के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम AQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। आपको ये पॉइंट मिलता होगा दोस्तों, कई बार आपको ऐसे पॉइंट मिलता हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, यानी जब अभिक्रिया दोनों तरफ होती है तो उसे इस प्रकार के तीर से शो किया जाता है। यानी ये तीर किसको बता रहा है? जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो इस प्रकार का तीर लगाया जाता है। ठीक।